चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। पढ़ा है किसी ने बायबैक? पढ़ा है, सुना है? हाँ, जिन्होंने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा है उन्होंने कंपनी लॉ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बायबैक। बट यहाँ हम लोग कंपनीज एक्ट वाले बायबैक से एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे बायबैक बाय लिस्टेड एंटिटीज। और जहां हम बात करते हैं लिस्टेड एंटिटीज कुछ भी कर रही हैं, वहां कौन इनटू पिक्चर आ जाता है? सेबी। और सेबी अपनी रेगुलेशन अलग से बना देता है। यानी लिस्टेड कंपनीज अगर बायबैक करेंगे तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में उनके ऊपर क्या लगेगा? सेबी की रेगुलेशंस। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं जरा बायबैक होता क्या है। क्या खरीदा जा रहा है यहाँ? कौन खरीद रहा है? किससे खरीद रही है? अपने शेयर होल्डर से। तो कंपनी ने तो शेयर इशू किया था, अब खरीद क्यों रही है? वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो क्या बायबैक से वाइंडिंग अप पे हो सकता है? हाँ, क्या? ओके, एक रीजन ये बताए कि ज्यादा कंट्रोलिंग कंपनी के पास आ जाए, यानी प्रमोटर्स के पास आ जाए। और अच्छा हमको ये बताओ, बायबैक करने के बाद कंपनी की कैपिटल कम होगी कि बढ़ जाएगी? आई विल रिपीट माय क्वेश्चन। सारे ऑप्शन आ गए। हमने आपसे पूछा बायबैक के बाद कंपनी की कैपिटल कम होगी कि बढ़ जाएगी? सेम रहेगी? क्या कुछ और भाषा में पूछे? बताओ, कम बायबैक होने के बाद। ठीक है, अच्छा जैसे आप बता रहे हैं कंपनी ने शेयर खरीद लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग द शेयर एंड रिडीमिंग द शेयर? अभी तो आप कह रहे थे पढ़ा है बायबैक, आता है बायबैक। तुम थी कहाँ इतने सालों से? हाँ, बहुत दिनों बाद आए हो ना? पढ़ाई हुई एक महीना? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बायबैक की बात कर रहे थे। बायबैक में बेसिकली क्या हो रहा है, हम कंपनी जो है वो अपने शेयर्स खरीद रही है अपने शेयर होल्डर से, यहां तक तो बिल्कुल ठीक था। इसके आगे जो पूछा उसके जवाब थोड़े आपके है ना इधर उधर होने लग गए। कंपनी की कैपिटल कम होगी, नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस होंगे कि बढ़ जाएंगे? कम होंगे। क्यों? कंपनी होल्ड करके रखेगी ना अपने शेयर, कैंसिल करने पड़ते हैं। क्यों? कंपनी ने अपने शेयर अपने शेयर होल्डर से खरीद लिए, फिर कैंसिल क्यों करने पड़ जाते हैं? अब आप कह रहे चुपचाप पढ़ा दो, जितना आता है वो भी चला जा रहा है ना? जो आ रहा था वो भी अब तो डाउट होने लग गया, आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है, तो इस सब मान लेते हैं कुछ नहीं आता। ठीक है, चलो बायबैक का बेसिकली मतलब क्या हुआ, जब कंपनी अपने शेयर्स खरीद रही है किससे? अपने ही शेयर होल्डर से। जब कंपनी ने अपने शेयर अपने शेयर होल्डर से खरीद लिए, ठीक है, इसका मतलब अब उन शेयर का ओनर कौन हो गया? कंपनी खुद। क्या कोई कंपनी खुद अपनी शेयर होल्डर हो सकती है? नो। क्या कंपनी खुद अपने आप को डिविडेंड देगी, खुद ही अपनी मीटिंग में जाएगी? नो। कोई भी कंपनी खुद अपने शेयर होल्ड करके नहीं रख सकती, इसलिए वो शेयर जो इन्होंने पब्लिक से खरीदे हैं उनको बायबैक करने के बाद कैंसिल करना पड़ता है। और कैंसिल करने की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स जो है, जो कैपिटल है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, फाइन। तो जितना शेयर इन्होंने परचेज कर लिया, जितने नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने खरीद लिए, उतने शेयर्स इनको कैंसिल करने पड़ते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बायबैक ऑफ शेयर्स। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, लिस्टेड कंपनी अगर ये बायबैक करेगी तो उसके लिए सेबी ने अपनी रेगुलेशंस बना दी, जिसको हम क्या कहते हैं? सेबी बायबैक रेगुलेशन। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कंपनीज एक्ट के हिसाब से बायबैक क्या है, इसके रीजंस क्या हैं, और फिर सेबी की रेगुलेशंस देखेंगे। देखिए, द टर्म बायबैक इंप्लाइज एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। ये देखो सीधी सीधी लाइन है, द एक्ट ऑफ परचेजिंग इट्स ओन शेयर्स बाय अ कंपनी। कौन अपने शेयर खुद खरीद रहा है? कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है। दिस फैसिलिटी इनेबल्स द कंपनी टू गो बैक टू द होल्डर ऑफ इट्स शेयर्स, टू गो बैक टू द होल्डर्स। अच्छा, कंपनी को बायबैक करने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? अपने शेयर होल्डर्स के पास। मान लीजिए मार्केट में वो शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, और कंपनी अपने होल्डर्स के पास गई, शेयर होल्डर्स के पास, और कंपनी ने कहा 80 रुपए में हमको दे दो। आप सब शेयर होल्डर्स है, बताइए आप क्या करेंगे? कंपनी को देंगे कि नहीं देंगे? आप कहेंगे हम कंपनी को क्यों बेचे, हम तो मार्केट में बेच सकते हैं।
अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो 100 रुपए का बिक जाएगा और कंपनी हमसे 80 रुपए पे खरीद रही है, तो हम कंपनी को नहीं देंगे। ऐसे सिनेरियो में अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है तो कंपनी को बेटर ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, कंपनी कहेगी हम आपको मार्केट प्राइस से बेटर ऑफर दे रहे हैं, मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है, हम आपसे 110 रुपए में खरीदेंगे। अब शेयर होल्डर सोचेंगे क्या कि अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो 100 का बिकेगा, ये हमसे 110 में ले रहे हैं तो हम इनको बेच देते हैं। यानी कि बायबैक के लिए कंपनी को ऑफर देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को। जो लोग ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे वो अपने शेयर दे देंगे किसको? कंपनी को। ठीक है, and make an offer to purchase such shares and securities from them. The corporate adopts various tools like merger, amalgamation, takeover for restructuring the business. All these activities in turn impact the functioning of capital market, more particularly the movement of share prices. As the shares of the company are held by different segments like entrepreneurs, body corporate, institutional investors, it is reasonable that there should be equality of treatment and opportunities to all shareholders. Similarly, buyback of security is a corporate finance strategy which involves, basically ये क्या है? Repurchase of outstanding share. Repurchase क्यों कह रहे हैं? कौन वापस खरीद ले रहा है? कंपनी। ठीक है, There are two ways when a company can return cash to its shareholder. कंपनी कैश कब देती है शेयरहोल्डर्स को? वैसे तो 3 होते हैं। पहला हुआ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तब शेयर होल्डर्स को देगी। और कब हो सकता है? जब कंपनी शेयर होल्डर को पैसा दे। दूसरा तो लिखा ही है, देख के बता दो। हाँ, एक तो वाइंडिंग अप हुआ जो है मेंशन नहीं है। वाइंडिंग अप के टाइम पे भी तो कंपनी को वापस करना पड़ता है कैश, किसको? शेयर होल्डर्स को। और तीसरा देखो क्या है? थ्रू बायबैक। बायबैक में क्या रहो, देखो आईपीओ, ठीक है, इशू ऑफ शेयर और बायबैक, बताओ सेम प्रोसेस है कि रिवर्स है? आई एम सेइंग इशू ऑफ शेयर दैट इज आईपीओ एंड बायबैक, ये दोनों रिवर्स प्रोसेस है, प्रोसेस की सेम प्रोसेस है? रिवर्स कैसे? इशू ऑफ शेयर में कंपनी शेयर दे रही है, पैसा ले रही है, और बायबैक में आज बड़ी एनर्जी है, क्या बात है। ठीक है, a buyback represents a more flexible way of returning surplus cash to its shareholder as it is governed by a process laid down by law. नेक्स्ट देखिए, यही लिखा है कंपनीज एक्ट में ये गवर्न होता है। जरा यहाँ पे आ जाओ ऑब्जेक्टिव्स में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक? अब हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और आप हमें रीजन बताते जाना। फर्स्ट, टू स्ट्रैटेजिकली इंक्रीज प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग। हमको बताओ बायबैक करने से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कैसे इंक्रीज हो जाएगी? भाई हमने शेयर होल्डर से शेयर खरीदे और वो शेयर हमने कैंसिल कर दिए, प्रमोटर कहां से इनटू पिक्चर आ गया? देखो कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले, मान लीजिए पहले प्रमोटर के पास टोटल होल्डिंग मान लीजिए 100 थी, प्रमोटर के पास 40 था और पब्लिक के पास मान लो 60 था। ठीक है, तो बताओ, गेस करके बताओ प्रमोटर के पास कितना परसेंटेज हुआ? अरे वाह, ठीक है, और इनका कितना हुआ? 60%। क्या है? हाँ, कभी कभी हम सरप्राइज हो जाते हैं आप लोग की इतनी अच्छी कैलकुलेशन से। एनीवेज, अब मान लो बायबैक हो गया और 50 शेयर्स बायबैक हो गए, तो हमको बताओ टोटल कैपिटल कितनी बची? अब 50। टोटल कैपिटल अगर 50 बची तो बताओ प्रमोटर का परसेंटेज कितना हो गया? अब देखो कैलकुलेशन में आई दिक्कत। रुको, समय लगेगा सबको, कैलकुलेटर, लैपटॉप सब निकाल डालो। पहले 100 में से उनके पास 40% था, अब उनके पास 50 में से 40 है। पहले उनके पास 100 में से 40 शेयर्स थे, अब उनके पास 50 में से 40 है। पहले उनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग 40% था, अब उनका परसेंटेज शेयर होल्डिंग कितना हो गया? 80% हो गया। समझ में आया कैसे हुआ? यानी उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनकी परसेंटेज शेयर होल्डिंग कितनी बढ़ गई? आप देखिए, उनके शेयर्स में कुछ भी नहीं हुआ, बस हमने बायबैक किया। पहले उनका 40% था, अब उनका 80% हो गया, यानी परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग विल इंक्रीज आफ्टर बायबैक। पहले बताओ ये बात किसको किसको आ गई समझ में? फॉर्मेलिटी में हाथ मत उठाना, हम रिपीट करेंगे अभी। रिपीट
रिपीट करें, ठीक है रिपीट करें। पहले कंपनी में 100 शेयर्स थे, जिसमें से 40 प्रमोटर के पास थे और 60 पब्लिक के पास थे, तो परसेंटेज शेयर्स विद प्रमोटर कितना हुआ? 40%। यहां तक सबको समझ आया? फिर हमने आपसे कहा 50 शेयर बायबैक हो गए, तो 50 शेयर अगर 100 में से बायबैक हो गए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने बचे? 50। अब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, अब उनके पास टोटल 50 में से 40 आ गए। इसका मतलब देखा जाए तो उनका परसेंटेज अब कितना हो गया? 80। ये जब घर जाके परसेंटेज में निकालना तो देखना 80 निकलेगा, ठीक है। यानी पहले उनके पास होल्डिंग थी 40%, अब उनकी होल्डिंग हो गई 80%। बायबैक करने से परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग विल इंक्रीज। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ बायबैक। कंपनी बायबैक इसलिए करती है जब उसको प्रमोटर का शेयर बढ़ाना होता है, तो पब्लिक वाले शेयर बायबैक कर लिए, प्रमोटर की होल्डिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गई। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर? एनी डाउट? अच्छा, सेकंड बताओ क्या हुआ? व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? सुना है सबने ईपीएस? पक्का? क्या हुआ अर्निंग पर शेयर? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। अब मान लो पहले अर्निंग थी लेट से 10 रुपए, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर थे 2, तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? हम इसीलिए सिंपल लेते हैं, रिस्क नहीं चाहिए हमको। अब हमारी अर्निंग है 10, लेकिन नंबर ऑफ शेयर 1 है, क्योंकि 1 बायबैक हो गया। 2 शेयर थे, 1 बायबैक हो गया, अब 1 शेयर बचा, ठीक है। तो बताओ ईपीएस कितना हुआ? यानी ईपीएस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं, वो 10 रुपए पहले 2 शेयर में बट रहा था, और अब वो 10 रुपए 1 शेयर में बट रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा तरीका इसको समझने का ये है, समझाएं कि ना समझाएं? समझा दें। अच्छा, अर्निंग पर शेयर इज टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझते हो? डिनोमिनेटर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली अमाउंट जो है वो ज्यादा आएगा, ठीक है। ये तीसरा था, एक ही चीज समझाई जा रही है बस, कि पहले नंबर ऑफ शेयर्स कम थे, ज्यादा थे, तो अर्निंग ज्यादा लोगों में बट रही थी। अब नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो वही अर्निंग ज्यादा लोगों में बटेगी, मतलब ज्यादा बटेगी, इसलिए अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दोनों हो गए? ना समझ में आए तो पूछ लेना, ये मत समझना सबको आ गया हमको नहीं आ रहा, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड देखो, बताओ, ये भी वही सेम है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? बढ़ेगी अगेन, अब उतनी ही नेटवर्थ कम लोगों में बटेगी, ठीक है। टू इनहैंस कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक इन द कंपनी, पहले मेरी कंपनी के शेयर्स बटे हुए थे, बहुत सारे शेयर पब्लिक के पास थे, फिर प्रमोटर्स के पास थे। जब हमने पब्लिक वाले शेयर्स बायबैक कर लिए तो स्टेक कंसोलिडेट हो गया, यानी अब सिर्फ कुछ लोगों के पास बचा है। कंसोलिडेट समझ गया? मिल गया, बचा है, मतलब जिनके पास है उनके पास बड़ा स्टेक बचा है। तो पहले बहुत सारी पब्लिक के पास हमारे शेयर्स थे, लेकिन अब वो शेयर सिर्फ और सिर्फ किसके पास बचे हैं? कुछ लोगों के पास। ये तब हो सकता है जब कंपनी ने क्या किया हो? बायबैक। तो कई बार कंसोलिडेशन ऑफ स्टेक करने के लिए भी कंपनी गोज फॉर बायबैक। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर? जैसे वो एग्जांपल देखा था, पहले आप देखो प्रमोटर के पास 40% था, फिर उसके बाद उसके पास कितना हो गया? 80% स्टेक हो गया, तो उसका स्टेक कंसोलिडेट हो गया, ठीक है। अगला वाला देखिए, टू प्रिवेंट अनवेलकम टेक ओवर बिड्स, बताओ टेक ओवर क्या होता है? हाँ, जब हम आपकी कंपनी को एक्वायर कर लें, इसको टेक ओवर कहा जाता है। हम आपकी कंपनी को कैसे एक्वायर करेंगे? हाँ, अगर हम आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के मैक्सिमम शेयर खरीद लें तो हमारा टेक ओवर हो जाएगा। अब समझिए, मेरी कंपनी के शेयर कोई टेक ओवर कंपनी ना खरीद ले, इसलिए हमने खुद ही खरीद लिए। सोच के देखो क्या हुआ, मेरी कंपनी के शेयर्स पब्लिक के पास थे, उसी पब्लिक को वो एक्वायरर ऑफर देता और उनसे शेयर खरीद के मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता। वो ना खरीदे, इसलिए अपने शेयर होल्डर को हम ही ने बेटर ऑफर दे दिया और उनके शेयर हमने खुद खरीद लिए। ऐसा करके हमने अपने आप को किस चीज से बचा लिया? टेक ओवर से बचा लिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस ऑफ बायबैक। एनी डाउट? ठीक है। टू रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर, ये तो सिंपल है, कंपनी में सरप्लस कैश था, कंपनी ने कहा ये कैश हम वापस करना चाहते हैं। डिविडेंड तो एक लिमिटेड अमाउंट तक ही दे सकते हैं, तो सरप्लस कैश वापस करने के लिए कंपनी ने क्या कर लिया? बायबैक। टू अचीव ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, अब बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? डेट एंड इक्विटी। कई बार कंपनी को ऐसा लगता है इक्विटी बहुत ज्यादा है, डेट कम है,
जब इक्विटी ज्यादा है, डेट कम है, ऐसे सिनेरियो में कंपनी क्या करेगी? इक्विटी को कम करने की कोशिश करेगी। और इक्विटी कम कैसे हो सकता है? बाय बैक करके। तो जब हम अपने डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन करना चाहते हैं तो भी हम क्या करेंगे? बाय बैक। ये सब एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उसका ये सब कंटेंट है, प्रैक्टिकली ये सब होता है। अच्छा ये बताओ, टू सपोर्ट शेयर प्राइस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्लगिश मार्केट कंडीशन। स्लगिश मार्केट कंडीशन मतलब प्राइस कैसा, मतलब मार्केट में कैसा हो रहा होगा, कम की ज्यादा फॉल। अब इसको एक नजरिए से ऐसे समझिए, मार्केट में प्राइस कम चल रहा है, ठीक है, शेयर होल्डर मार्केट में शेयर बेचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बेच सकते। इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि मार्केट में प्राइसेस कम जा रहे हैं। ऐसे टाइम पर अगर कंपनी अपने शेयर लेना चाहती है तो वो बेटर ऑफर दे देती है शेयर होल्डर को कि भैया तुम लोग मार्केट में तो बेच नहीं पाओगे, हम आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप इतने रुपए पे हमारी कंपनी के शेयर्स दे दीजिए। इसको एक दूसरे एंगल से भी समझिए, जब कंपनी बायबैक कर रही है इसका मतलब कंपनी में सरप्लस है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट है, तभी पैसा है। जब कंपनी बायबैक करती है ऐसे मतलब ऐसे न्यूज मार्केट में आके शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे कि भाई इतनी अच्छी कंपनी है, बायबैक भी कर रही है। जैसे ही ये बात आएगी तो अगर मान लो डाउन डाउन चल रही है शेयर की प्राइसेस, तो वो शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो स्लगिश मार्केट कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए भी कई बार कंपनी क्या करती है? बायबैक। ओके नेक्स्ट, टू सर्विस द इक्विटी मोर एफिशिएंट। ये क्या है? इक्विटी की सर्विसिंग कैसे होती है? डिविडेंड। डेट की सर्विसिंग कैसे होती है? इंटरेस्ट से। इक्विटी की सर्विसिंग कैसे होती है? डिविडेंड से। हमको बताओ वही चीज, डिविडेंड पर शेयर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। डिविडेंड पर शेयर इसलिए बढ़ेगा, डिविडेंड भी वही चीज है, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। कह रहे हैं जब नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर हम अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स को और अच्छी सर्विस देना चाह रहे हैं और अच्छा डिविडेंड देना चाह रहे हैं, ऐसा करने के लिए कई बार कंपनी क्या कर देती है? नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर देती है। एंड लास्ट, ये अब आपको समझ आएगा, टू प्रोवाइड एन एडिशनल एग्जिट रूट टू द शेयर होल्डर्स व्हेन द शेयर्स आर थिनली ट्रेडेड। अब बताओ एग्जिट रूट क्या हुआ? हाँ कह रहे हैं जब मार्केट में प्राइसेस कम चल रहे हैं तो शेयर होल्डर्स के पास एग्जिट करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में शेयर बेच के नहीं जा सकते, मार्केट में प्राइस कम है। ऐसे टाइम पे उनको कंपनी छोड़ने का एक मौका मिलता है, जब कंपनी उनको कौन सा ऑफर देती है? बाय बैक ऑफर। ठीक है, तो दिस विल गिव एन एडिशनल एग्जिट अपॉर्चुनिटी टू द शेयर होल्डर्स। दीज आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक। इन रीजंस की वजह से बायबैक किया जाता है। अब एक बार फटाफट देख लो, बताओ कोई एक्सप्लेन करना है दोबारा कि हो गया? अच्छा ये बताइए, वो जो सेशन हुआ था अटेंड किसने किसने अटेंड किया था? आप लोग कोरिलेट, हाउ वाज इट? कोरिलेट कर पा रहे थे क्योंकि आपने पढ़ी है कैपिटल मार्केट, कुछ कुछ आई थिंक कंटेंट वही था, डिपॉजिटरी भी था, है ना? और कैपिटल में ऐसा तो नहीं लगा था सब पहली बार सुन रहे हैं? लगना भी नहीं चाहिए, है ना? थोड़ा थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आना चाहिए क्योंकि आपने ऑलरेडी कैपिटल मार्केट पढ़ा हुआ है। चलो ये हो गए 10 पॉइंट्स। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बायबैक के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में क्या है। Buyback of securities is governed by section 68, 69, 70 of the Companies Act. Now, pursuant to section 68, पहली कंडीशन मार्क करो, a company may purchase its own shares or other specified security out of. आउट ऑफ का मतलब ये हुआ, बायबैक करने के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, ये पैसा कंपनी कहां से लाएगी? ठीक है, कंपनी को शेयर खरीदने हैं और बदले में पैसा देना है, वो पैसा कंपनी कहां से लाएगी? तो कहां से लाएगी के तीन ऑप्शंस होते हैं। देखो पहला, वो कहां से यूज कर सकती है? फ्री रिजर्व से। जब अकाउंट्स बड़ी होगी तो ये फ्री रिजर्व सुना होगा, है ना? फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? हाँ, फ्री रिजर्व मतलब विच कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस। ठीक है, सेकेंड इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये याद आया? 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का प्रीमियम, है ना? हमने आपको बताया था ना वो प्रीमियम 2 ही का रहता है। ऐसे 2-2 रुपए मिला के एक सिक्योरिटी प्रीमियम, जब आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो, कि ज्यादा एंट्री में तो नहीं पूछेंगे हम आपसे, ठीक है, हम बस ये बता रहे हैं कि जब अकाउंटिंग एंट्री करते थे तो सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग डालते थे अमाउंट, इतना याद आ गया? ठीक है, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज होता है, इसका पर्पस किया जा सकता है किस पर्पस के लिए? बायबैक। एंड थर्ड बताओ क्या है? प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर, हाँ पहले सिर्फ इतना बताओ, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स, पैसा कहां से लाएं?
हाँ हाँ हाँ, उससे बाय बैक कर लिया, एब्सोल्युटली उससे बाय बैक कर लिया। पहले समझो, कह रहे हैं हमें बाय बैक करने के लिए पैसा चाहिए था, उस पैसे के लिए हमने नए शेयर इशू करे, नए शेयर इशू करे, उससे पैसा आया और उस पैसे से पुराने वाले बाय बैक कर लिए। आपको समझ में आया? तीन ऑप्शंस क्या है? पहला हम फ्री रिजर्व से ले सकते हैं, दूसरा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकते हैं, और तीसरा हम लोग फ्रेश इशू। हमने नए शेयर इशू करे, उससे पैसा आया और उस पैसे से पुराने वाले बाय बैक कर लिए। अब एक बात बताओ, मान लो हमें इक्विटी शेयर बाय बैक करने थे, और इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए हमने इक्विटी शेयर नए इशू करे, ठीक है, नए इक्विटी शेयर इशू करे, उससे पैसा आया और उस पैसे से पुराने वाले इक्विटी शेयर हमने बायबैक कर लिए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो सेम ही रहे। आप इस चीज को समझ रहे हैं? हमने 100 शेयर बायबैक करने थे, उस 100 शेयर के बायबैक के लिए पैसा चाहिए था, उस पैसे के लिए नए 100 शेयर हमने इशू करे, उससे पैसा आया, पुराने वाले बायबैक कर दिए। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो वही रहे जो पहले थे, तो फिर बायबैक करने का ऑब्जेक्टिव ही क्या हुआ? इसलिए जिस कैटेगरी ऑफ शेयर्स को बायबैक करना है उसी कैटेगरी का फ्रेश इशू नहीं हो सकता, किसी दूसरे का फ्रेश इशू होगा, उसके पैसे से किसी दूसरे को बायबैक करेंगे। लाइक अब एग्जांपल वही आ गया, हमें इक्विटी को बायबैक करना था तो हमने प्रेफरेंस इशू किया, प्रेफरेंस इशू करके जो पैसा आया उस पैसे को यूटिलाइज किया हमने इक्विटी को बायबैक करने के लिए। तो पूरी कंडीशन देखो ये होती है, प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स, हाउएवर नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर shall be made out of proceeds of an earlier issue of the same kind of share। जो हमने बायबैक करे हैं वही कैटेगरी का फ्रेश इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, फाइन। किसने किसने मॉड्यूल 1 अभी नहीं पढ़ा है, फिर से बताओ एक बार। ओके, आप लोग ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा, ठीक है, दूसरों के हाँ कहने पे मत जाना, ठीक है, हम उतनी बार समझाएंगे जितनी बार आपको नहीं आएगा। अब यहां तक आ गया ना सबको? ओके, कंडीशंस फॉर बायबैक। चलो, कह रहे हैं बायबैक करने की पहली कंडीशन ये है, बायबैक इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। बायबैक करने की पावर कहाँ लिखी होनी चाहिए? आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स क्या होते हैं? अच्छा, दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, कौन कौन से? हाँ, ये चलो, मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल एसोसिएशन। और अगर आर्टिकल में नहीं लिखा है तो ऑल्टर कर दें, ठीक है। कैसे ऑल्टर करते हैं? व्हाइटनर लगा के? अच्छा चलो ठीक है। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय, सेकंड पॉइंट देखो, बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो कितने बेस से पढ़ाना पड़ जाता है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन, सब सारे बच्चे बोथ ग्रुप साथ में करें तो फायदा हो जाए। स्पेशल रेजोल्यूशन, व्हाट इज रेजोल्यूशन? फिर वही बात, हमने पूछा व्हाट इज रेजोल्यूशन, हमने पूछा ही नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब क्या हुआ? मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, डिसीजन, ठीक है। अब मीटिंग में जो डिसीजन होते हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? व्हेन वोट्स कास्ट इन फेवर आर मोर, शॉर्ट में समझ सकते हैं, अगर 50% से ज्यादा हाँ बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हुआ। लेकिन कंपनी में कुछ मैटर्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, स्पेशल मैटर्स होते हैं, जिसके लिए वो कह रहे हैं 51% नहीं, 75% लोग हाँ बोलेंगे तब जाके हम उसे हाँ मानेंगे। ऐसे रेजोल्यूशंस को स्पेशल रेजोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। टेक्निकली जो एक्ट में वर्ड है, दैट इज वोट्स कास्ट इन फेवर आर 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट। ओके, अब यहां बताओ क्या कह रहे हैं? बायबैक के लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी कितने परसेंट? 75% मेजोरिटी चाहिए। बट इफ द बायबैक अमाउंट्स टू 10% or less of the total paid up capital, equity capital and free reserves, then board resolution is enough। स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन शेयरहोल्डर्स रेजोल्यूशन होते हैं, और बोर्ड रेजोल्यूशन किसकी परमिशन हो गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। कह रहे हैं अगर 10% से कम तुम बायबैक करना चाह रहे हो तो ये छोटी बात है, इसके लिए शेयर होल्डर्स को परेशान करने की जरूरत नहीं है। तो अगर 10% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व तक का आपको बायबैक करना है तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर 10% से ज्यादा बायबैक करना है तो आपको किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? शेयर होल्डर्स की। ओके, आगे देखिएगा, कह रहे हैं बट इफ द बायबैक अमाउंट्स टू 10% और लेस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, देन बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ
एंड कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पास एनी स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, हमें किसकी परमिशन चाहिए होती है? स्पेशल रेजोल्यूशन की, लेकिन अगर 10% से कम है तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट। आगे लिखा है the buyback is 25% or less of aggregate paid up capital and free reserves of the company. मैक्सिमम जो बायबैक हो सकता है वो कितना हो सकता है? 25% ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, तो दो लिमिट समझिए। अगर हम 10% से कम बायबैक करना चाह रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ज्यादा बायबैक करना चाह रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और 25% से ज्यादा करना चाह रहे हैं तो नहीं कर सकते। मैक्सिमम बायबैक जो अलाउड होगा वो कितना होगा? 25%। ठीक है, बस ध्यान ये रखना, यहां पर 10% और लेस ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल है, और यहां जो 25% है दैट इज पेड अप कैपिटल। तो फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? वहां सिर्फ इक्विटी है, यहां पेड अप कैपिटल है, यानी यहां जो आप काउंट करोगे उसमें प्रेफरेंस इक्विटी सब ले लोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया। आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, सीएमएसएल में भी बायबैक का प्रैक्टिकल आता है, तो कंपनी लॉ में तो जो आता है वो तो आता ही है, उसके अलावा इसमें भी प्रैक्टिकल आ सकता है जिसमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ बायबैक, अगर हमारी कंपनी में सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही हैं तो ऑब्वियसली जो 25% है उसमें क्या लिया जाएगा? टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल। तो दो लिमिट्स अभी तक देखो क्या हुआ। सबसे पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होनी चाहिए 10% तक का बायबैक करने के लिए, बोर्ड रेजोल्यूशन 10% से ज्यादा 10% से ज्यादा बायबैक करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन, मैक्सिमम बायबैक जो हो सकता है वो 25%। ठीक है, फाइन। अगली कंडीशन समझिए, द रेशियो ऑफ एग्रीगेट सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डेट owed by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and free reserve। ये कंडीशन क्या होती थी? एक रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट इज टू इक्विटी, इसका ऑप्टिमम रेशियो 2:1 मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब ऐसे देखो, लॉजिकली समझो, डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेट इज टू इक्विटी, और इसको 2:1 बोलते हैं। इसका मतलब तुम 2 रुपए का लोन ले सकते हो अगर तुम्हारे पास कम से कम 1 रुपए की इक्विटी हो। इसका लॉजिक समझते हैं क्या है? अगर मान लीजिए 1:1 होता, इसका मतलब तुम्हारे पास अगर 1 रुपए की कैपिटल है तो ही तुम 1 रुपए का लोन ले सकते हो। ये कंपनी के लिए लिमिटेशन हो जाती है कि अगर हमें लोन लेना है तो हमें फिर कैपिटल भी उतना ही रेज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लो ये रेशियो 10:1 होता कि डेट 10 है और इक्विटी 1 है, इसका मतलब हाँ, तो ये अलाउड होना चाहिए। वाई इज 2:1? 10:1 में क्या दिक्कत है? 10:1 का मतलब समझते हो? तुम्हारे पास है 1 रुपए और तुमने ले लिया है 10, चुकाओगे कैसे? ठीक है, तो वो कह रहे हैं ना 1:1 रखो ना 10:1 रखो, एक ऑप्टिमम रख लो कि ठीक ठीक लगे। वो ऑप्टिमम 2:1 होता है। ठीक है, कि तुम्हारे पास 1 रुपए की है इक्विटी कैपिटल, तो ठीक है तुम ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए तक का लोन ले सकते हो। इतनी बात समझ में आई? अब हो गया बायबैक। बायबैक होने के बाद बताओ डेट इक्विटी रेशियो में क्या हो जाएगा इंपैक्ट? डेट उतना ही रहेगा, इक्विटी कम हो जाएगी, तो रेशियो हो गया 2:0.5 मान लो। थोड़ा सा मैथमेटिकली बोलेंगे समझना, हमारा 2:1 था, इक्विटी 1 थी, 50% इक्विटी बायबैक हो गया, तो रेशियो क्या हो गया? 2:0.5, यानी हमारा वो ऑप्टिमम रेशियो बिगड़ गया। अब सिचुएशन ये है मेरे पास सिर्फ 0.5 इक्विटी, हम लोन 2 लेके रखे हुए हैं, तो रूल ये कहता है बायबैक इतना करना है कि बायबैक के बाद भी डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो आप बायबैक करें, बायबैक करने के बाद भी आपका डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से एक्सीड नहीं, एक्सीड मतलब 3:1 4:1 ये नहीं होना चाहिए। 2:1 इज द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। आ गई बात सबको समझ में? ठीक है, तो देखो सबसे पहली कंडीशन क्या थी? आर्टिकल्स पे होना चाहिए, फिर 10% तक के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन, 10% से ज्यादा के लिए शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, मैक्सिमम बायबैक 25%, एंड डेट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी मोर देन 2:1। अब इसमें ये लिखा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती हैं अगर वो चाहें तो हाइयर रेशियो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी ना 6:1 बोलती है। अब बताओ इसका लॉजिक क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमारी जो कंपनीज है उसमें 6:1 हो सकता है, बताओ क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में लॉस होने मतलब बैड डेट होने के चांसेस नहीं होंगे, वो तो लोन चुका ही देंगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मान लो 6:1 है, इसका मतलब इक्विटी 1 है, हमने लोन भले ही 6 ले लिया, लेकिन वहां डिफॉल्ट का चांस नहीं है। सरकार डिफॉल्ट हो सकती है कभी? बताओ सरकार कब इंसॉल्वेंट हो सकती है? जब हम सब इंसॉल्वेंट हो जाए। सरकार तब तक दिवालिया नहीं होगी जब तक हम सब की दिवाली ना हो जाए। जिस दिन हम सब दिवालिया हो गए उस दिन सरकार ऑटोमेटिकली दिवालिया हो गई। समझ में आया? ठीक है, तो उनके लिए रेशियो ज्यादा होता है। एनीवेज, ई पॉइंट, ऑल द शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज फॉर बायबैक आर फुल्ली पेड। कह रहे हैं बायबैक हम कौन से शेयर्स करेंगे? ऑब्वियसली जो फुल्ली पेड हो। नेक्स्ट, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी listed on any recognized stock exchange is in accordance with regulations made by SEBI। कह रहे हैं अगर आप लिस्टेड कंपनी में हो तो बायबैक में आपको कंपनीज एक्ट के साथ साथ और क्या देखना पड़ेगा? सेबी के रेगुलेशंस भी चेक करने पड़ेंगे। एंड जी, द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी other than those specified in clause F is in accordance with such rule। ये मार्क कर लो मेन। No offer of buyback mentioned above shall be made within a period of 1 year reckoned from the date of closure of preceding offer of buyback। आज अगर बायबैक हुआ है तो 1 साल तक दोबारा बायबैक नहीं हो सकता। भाई इतनी जल्दी जल्दी बायबैक करने की क्या जरूरत है? और कैपिटल इतना ही खरीदना था तो इशू करके क्यों रखा था? तो कह रहे हैं आज अगर बायबैक किया है तो 1 साल तक दोबारा बायबैक नहीं हो सकता। समझ आ गई कंडीशंस? ये सारी कंडीशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से है। आप ये समझ रहे हैं आपको कंपनी में जाके क्या क्या करना है? हम आपको तैयार कर रहे हैं कि जब आप एक्चुअल में किसी कंपनी में जाएं तो क्या क्या करवा डालेंगे। सबसे पहले अनलिस्टेड में जाना, उसको सबसे पहले क्या कराना? लिस्टेड। उसका आईपीओ निकलवा के बढ़िया कहना चैप्टर पढ़ा है, यूज तो करेंगे ही, ठीक है, सब कराना है। फिर लिस्टेड हो गई, फिर थोड़ा जी लेने देना। बताओ कितने साल? क्या बात है, वेरी गुड। 3 साल जब वो जी लेगी तब आप कहेंगे अब इसको डीलिस्ट कराते हैं। और वो जो 3 साल का टाइम होगा तब तक ये सब करवा डालना, बाय बैक आई बैक, ठीक है। और अगर कहीं कुछ ना हो रहा हो और कोई ना कर रहा हो तो खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग कर देना। पढ़ के आए हैं तो अप्लाई तो करनी ही होगी, है ना? सब करके आना है कंपनी में। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना अगर इनसाइडर ट्रेडिंग कभी करना फिर उसके बाद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हो जाना। कहना पड़ी हमने, इसी आईपीएल भी है देखो, है ना? चलिए अब आते हैं हम लोग सेबी की बायबैक रेगुलेशंस में। अभी तक जो कंडीशंस पढ़ रहे थे वो किसकी थी? कंपनीज एक्ट की। सेबी की बायबैक रेगुलेशन में तो थोड़ा बता रहे हैं कब कब आई। एप्लीकेबिलिटी पे आ जाओ। सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी शैल अप्लाई टू बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। यानी उनके ऊपर कंपनीज एक्ट जो लग रहा है वो तो लगेगा ही लगेगा, ओवर एंड अबव उसके ऊपर क्या लगेंगी? सेबी रेगुलेशंस। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले दिया है एसोसिएट। इट इंक्लूड्स अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हिमसेल्फ और इन कॉम्बिनेशन विद रिलेटिव्स एक्सरसाइज कंट्रोल्स ओवर द कंपनी। ये वर्ड अभी एसोसिएट आगे आएगा। कह रहे हैं हर वो पर्सन जो कंपनी में कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहा है उसको हम लोग कंपनी का क्या मान लेते हैं? एसोसिएट। इन शॉर्ट समझ लो, रिलेटेड टू द कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन मार्क करिए, इंपॉर्टेंट बायबैक पीरियड। देखो बायबैक का प्रोसेस समझिए। अब क्योंकि आपने डीलिस्टिंग वगैरह भी पढ़ा है तो आप कोरिलेट कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता होगा? रेजोल्यूशन पास होता होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। पूछ रहे हैं बोर्ड और स्पेशल। हाँ, यही पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क था मेरे आगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड और स्पेशल। ये डिपेंड करेगा, 10% से कम है तो बोर्ड, 10% से ज्यादा है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। एक बार रेजोल्यूशन से अप्रूव हो गया, अब क्या होगा? एक बायबैक ऑफर प्राइस डिसाइड करा जाएगा। बायबैक ऑफर प्राइस के बाद वो ऑफर प्राइस शेयर होल्डर्स को बताया जाएगा। उस प्राइस पे शेयर होल्डर्स अपने शेयर टेंडर करेंगे। शेयर टेंडर करने के बाद उनको पेमेंट कर दी जाएगी। जैसे ही पेमेंट कर दी जाएगी वहां पर बायबैक ऑफर खत्म हो जाएगा, बायबैक पीरियड खत्म हो जाएगा। बायबैक पीरियड मतलब वो पूरा ड्यूरेशन जब बायबैक का काम चल रहा है। काम कब शुरू हुआ? रेजोल्यूशन से। और काम खत्म कब हुआ? फाइनल पेमेंट। तो बायबैक पीरियड शुरू होता है जब रेजोल्यूशन पास हुआ, चाहे बोर्ड हो चाहे एसआर हो, और खत्म कब होगा? व्हेन द फाइनल पेमेंट इज मेड टू द शेयर होल्डर्स। तो देखिए बायबैक पीरियड में द पीरियड बिटवीन
द डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, एज द केस में भी, आई थिंक एज द केस में भी आप समझ गए, 10%, 25%, टू ऑथराइज बायबैक ऑफ शेयर, एंड यहां खत्म हो रहा है, देखो, द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स हु हैव एक्सेप्टेड द बायबैक ऑफर इज मेड। तो ये पीरियड शुरू होता है जब रेजोल्यूशन पास होगा और खत्म होता है जब फाइनल पेमेंट कर दी गई है। इस पूरे ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बायबैक पीरियड। एनी डाउट? ओके। कंट्रोल की डेफिनेशन कह रहे हैं वही है जो टेक ओवर रेगुलेशन में, अभी हम लोग टेक ओवर पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। सेक्रेटेरिएट ऑडिटर देख लो कौन होता है, ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? एग्जाम फॉर्म भर गया? इंस्टीट्यूट से याद आया, सबने एग्जाम फॉर्म भर दिया? पक्का? आपको पता है एग्जाम फॉर्म भरने का मतलब ये अब आप पक्का पेपर दे रहे हैं। हाँ, हमने सोचा बता दें, वरना आप सोचे ये भी एक प्रोसेस है। अब आपको जून में एग्जाम देना ही पड़ेगा। कितने पैसे लग गए? 1500। सोचो इतने पहले रजिस्ट्रेशन में लगे, फिर ये 1500 और लग गए। अब तो आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, यानी आपके नाम का वहां पे बुक हो गई है सीट। ठीक है, तो अब 1 तारीख से, 1 से ही है ना शुरू, कि 2 से? आपका 2 से होगा, तो 2 तारीख को वहां जो बैठ के पेपर दे रहा होगा उसमें आपका नाम होगा। कितने दिन बचे हैं वैसे? रहने दे, ना जुड़वाएं। ऐसे कैसे ना जुड़वाएं, कितने दिन बचे हैं अप्रोक्सीमेटली बताओ? अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स में नहीं, हमको डेज में अच्छा लगता है, और मिनट्स में अच्छा रहने दो, है ना, मिनट्स में रहने देते हैं। अच्छा, सेक्रेटेरिएट ऑडिटर वो होता है जो इंस्टीट्यूट ने ये तैयार करे हुए हैं वो। स्मॉल शेयर होल्डर्स देखिए जरा कौन होते हैं। अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी हु होल्ड्स शेयर्स हुज मार्केट वैल्यू, लास्ट में देख लेना, एज ऑन रिकॉर्ड डेट इज नॉट मोर देन 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से कम की वैल्यू के शेयर्स जिनके पास हैं उनको क्या कहा जाता है? स्मॉल शेयर होल्डर। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, इट इंक्लूड्स एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये आगे जहां वर्ड यूज होगा ना वहां समझ में आएगा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। एंड टेंडर ऑफर समझ लो, टेंडर ऑफर इज द ऑफर विच इज गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर टू बाय द शेयर। मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को ऑफर दिया कि तुम लोग अपने शेयर टेंडर करो, यही क्या है? बाय बैक ऑफर। ओके, तो टेंडर ऑफर मीन्स एन ऑफर बाय अ कंपनी टू बाय बैक इट्स ओन शेयर्स थ्रू अ लेटर ऑफ ऑफर फ्रॉम द होल्डर। देखो, एक तो कंपनी डायरेक्टली शेयर खरीद सकती है, सारे शेयर होल्डर को चिट्ठी भेजी कि तुम लोग इस प्राइस पे अपना शेयर हमको बेच दो, तो ये जो ऑफर हमने दिया है, जिस ऑफर को पढ़ के आप अपना शेयर बेच रहे हो, इसको टेंडर ऑफर कहा जाता है। हमको बताओ इशू करते टाइम ये कौन सा ऑफर होता है? मतलब जैसे यहाँ कह रहे हैं टेंडर ऑफर है, इशू करते टाइम ये कौन सा ऑफर होता है जो ऑफर हम उनको देते हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो? लेटर ऑफ ऑफर, प्रोस्पेक्टस जो होता था, यही तो होता था। लेटर ऑफ ऑफर देने का मतलब मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, और ये टेंडर ऑफर का मतलब मेरी कंपनी के शेयर हमें वापस कर दो। ठीक है, फाइन। अब देखिए कंडीशंस फॉर बायबैक, ये वही हैं कुछ कुछ जो हम लोग ने कंपनीज एक्ट में पढ़ी थी। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एनी बायबैक शेल बी 25%, ये वही पढ़ी थी कंपनीज एक्ट में हम लोग ने। ये भी सेम पढ़ा था। बताओ डेट इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? 2:1। एडिशनल कंडीशंस में आओ। एडिशनल कंडीशंस फॉर बायबैक, अ कंपनी, ये बताओ कहां पढ़ा है आपने? द कंपनी शैल नॉट बाय बैक इट शेयर्स सो एज टू डीलिस्ट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। अब बताओ कहीं कुछ याद आया? डीलिस्टिंग में हम लोग ने एक पॉइंट पढ़ा था। हाँ, डीलिस्टिंग में पढ़ा था कि परसुएंट टू बायबैक डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी को डीलिस्ट करा रहे हो तो मतलब बायबैक इस पर्पस से ना करो कि डीलिस्ट करानी है, वरना आप क्या करोगे? बायबैक का रूल्स फॉलो कर लोगे, डीलिस्टिंग प्रोसीजर लगेगा नहीं। यही बताया था डीलिस्टिंग में भी। तो ये कह रहे हैं डीलिस्टिंग मतलब बायबैक करने के बाद डीलिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। So, a company shall not buy back its shares so as to delist its shares from the stock exchange. अच्छा, सेकंड अपने आप बताओ, from any other person through negotiated deals। अब इतनी तो कंपनी लॉ पढ़ ली है। कैसे नहीं कर सकते बायबैक? फ्रॉम एनी पर्सन थ्रू नेगोशिएटेड डील्स।
नेगोशिएटेड डील समझते हैं? देखिए एक हो गया, हाँ एक हुआ ऑफर देना, ऑफर हम सबको सेम प्राइस पे देंगे, लेकिन अगर मान लो कंपनी ने सिर्फ मिस्टर ए से कहा तुम अपने शेयर हमको दे दो, दिस इज नॉट बायबैक। कह रहे हैं बायबैक का मतलब व्हेन यू गिव ऑफर टू ऑल द शेयर होल्डर्स इक्वली, उसको बायबैक ऑफर बोला जाता है। नेगोशिएटेड डील सिर्फ एक बंदे से बात कर ली, तुम अपना शेयर हमको दे देना, इसके थ्रू बायबैक नहीं किया जा सकता। तो अगर आपको बायबैक करना है तो आपको टेंडर ऑफर देना पड़ेगा सारे शेयर होल्डर्स को, फिर वो उनके ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन नेगोशिएटेड डील नहीं हो सकती। नेगोशिएटेड डील समझते हो? 1 to 1, ठीक है, कि सिर्फ एक पर्सन से शेयर खरीद लिए, वेदर ऑन और ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा दो बातें समझिए, हम एक कंपनी है वो दो तरह से अपने शेयर खरीद सकती है, ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये कैसे हो सकता है? ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कैसे खरीदेगी बायबैक? ऑन द स्टॉक एक्सचेंज समझ गए? स्टॉक एक्सचेंज में बायर बन के, भाई स्टॉक एक्सचेंज में एज अ बायर उन्होंने सौदा डाल दिया कि हमें 1 लाख शेयर इस कंपनी के खरीदने हैं। ये बायर है कौन? कंपनी खुद, और स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर खरीद के कैंसिल कर दिए। और दूसरा ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें वो लेटर ऑफ ऑफर भेज रही है, टेंडर ऑफर, सारे शेयर होल्डर को चिट्ठी भेज दी कि इतने इतने रुपए पे तुम लोग अपने शेयर हमको भेज दो। क्या यहाँ कहीं स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व हुआ? नो, दिस इज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कह रहे हैं नेगोशिएटेड डील से हम खरीद नहीं सकते, चाहे ऑन द स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक है। देखिए कंपनीज एक्ट ये बताता है कि बायबैक कब कर सकते हैं, और सेबी रेगुलेशंस बताती हैं कि बायबैक कैसे कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट ने सिर्फ ये बताया कब कर सकते हैं, मतलब 10% करना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन कर लो, ये कर लो। कैसे खरीदना है, प्रोसेस क्या है, ये सेबी रेगुलेशंस ने बताया, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, अ कंपनी शैल नॉट मेक एनी ऑफर ऑफ बायबैक विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आज हमने बायबैक किया है तो 1 साल तक हम दोबारा बायबैक नहीं कर सकते। And third, a company shall not allow buyback unless consequent reduction of its capital is done. ये बताओ क्या है? हमने बायबैक कर लिया और हम होल्ड करके रखे, ऐसा हो सकता है? कंपनी अपने शेयर खुद होल्ड करके रखे, क्या करना जरूरी है? कैंसिलेशन। कह रहे हैं एक बार आपने बायबैक कर लिया, इसके बाद आपको वो शेयर कैंसिल करने पड़ेंगे, एक्सटिंग्विश करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 3 एडिशनल कंडीशंस क्या हो गई? पहला, डीलिस्ट करने के लिए बायबैक नहीं करेंगे। दूसरा क्या था? नेगोशिएटेड डील के थ्रू नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या था? हाँ 1 साल के अंदर दोबारा बायबैक नहीं कर सकते। एंड थर्ड, कैपिटल रिडक्शन करना जरूरी है। ऑल द फाइलिंग्स टू द सेबी shall be done only in electronic mode after being digitally signed by the company secretary or the person authorized by the board। अपना काम समझ में आ गया आपको कि ये जितनी भी फाइलिंग्स होनी है ये सब कौन साइन करके भेजेगा? CS। अच्छा डिजिटली साइन से आपको ये समझ में आ गया, आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा? हाँ हाँ DSC पता है, कह रहे हाँ हाँ DSC हमारे का ही है ना। अच्छा एक बहुत टफ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पूछता नहीं है इतने आसान, जितना जैसे एग्जाम्पल देता है आपका इंस्टीट्यूट। देखो एग्जाम्पल कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख है, प्रेफरेंस 1 लाख है, 14% डिवेंचर 3 लाख है। कह रहे बताओ मैक्सिमम इक्विटी शेयर कितना कर सकते हैं? कह रहे 6 लाख का 25% कर लो 1.5 लाख, और कह रहे मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताओ कितने हो सकते हैं? टफ तो नहीं लग रहा? पक्का 10 रुपए की फेस वैल्यू थी, तो ये देखिए 1.5 लाख था और 10 रुपए की फेस वैल्यू से डिवाइड किया तो 15,000 इक्विटी शेयर बायबैक कर सकते हैं। हो जाएगा ना? ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हो जाएगा वो नहीं आएगा। ये जरा अपने आप ट्राई करना, हो जाएगा ये, मतलब घर पे पढ़ लेंगे इसको, ठीक है फाइन, इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखो है मेथड्स ऑफ बायबैक। अब हमको ये बताओ जरा सब लोग अपनी अपनी बुक में चेक करके, यही मेथड सबके में दिए हैं कि नहीं? किसी में तीसरा तो नहीं बना है ना? देखा, बता रहे बना है। तुम लोग के में एक और बना होगा, ओल्ड बुक है वो मेथड खत्म हो चुका है, वो मेथड अब नहीं रहा। क्या बना है? एक तो टेंडर ऑफर होगा, ओपन मार्केट होगा, एक ऑड लॉट लिखा होगा ना, ऑड लॉट खत्म हो चुका है। हाँ ऑड लॉट खत्म हो गया, उसको खत्म कर देना।
ज्यादा वो वाली बात नहीं है। ये जो ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये भी 2-4 दिन का मेहमान है। 1 अप्रैल से ये भी खत्म हो जाएगा। ये देखो, बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी अलाउड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 25। कब पड़ेगी 1 अप्रैल 25? बस 4-5 दिन बाद। ठीक है, तो उसके बाद ये मेथड भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ओके, एनीवेज अब इस पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो पुराने, जिनके पास पुरानी बुक्स हैं, वो उनका मैटर कम हुआ है, तो वो ऑडलॉट वाला पूरा प्रोसीजर हटा देना। ठीक है, जो जो आप मैच करते जाना, जो कॉमन होगा बस उतना मार्क कर लीजिएगा। ओके, चलो मेथड्स ऑफ बायबैक हम लोग कल करेंगे। ओके, नोट्स हमको बताइए क्या स्टेटस चल रहा है।